हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना, वो करियर काउंसलिंग है। आज सबसे बड़ा कम्युनिटी का प्रॉब्लम है कि कम्युनिटी को ये पता ही नहीं कि करना क्या है। बच्चों को भी पता नहीं है, ना पेरेंट्स को पता है, ना माँ बाप को पता है। और दुनिया बहुत आगे गई, और कोविड के पहले का और कोविड के बाद का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो वो एजुकेशन सेक्टर में सबसे पहला तो ये लोगों को पता होना चाहिए करना क्या है। सर ने बोला कि रोल ऑफ एजुकेशन और एम्पावरमेंट और जॉब, मैं तो बोलता ना एजुकेशन ही सबसे बड़ा बिजनेस है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का भी और आखिरत का सबसे बड़ा बिजनेस जो एजुकेशन है। कुरान में सबसे पहला आयत कौन सी नाजिल हुई? तो उसका मतलब क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर के कैदियों को जहाँ बांध के रखा था मदीना में, छोड़ दिया। क्या बुनियाद पे छोड़ दिया? कि मेरे साहबा को लिखना पढ़ना सिखाओ, मेरे साहबा को लिखना पढ़ना सिखाओ, मैं छोड़ दूंगा। तो ऐसे कैदियों को छोड़ दिया जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग थे उनको शहीद किया है। सिर्फ इस बुनियाद पर छोड़ दिया। क्या बुनियाद पर छोड़ दिया? मेरे साहबा को क्या करो? लिखना पढ़ना सिखा दो। हिब्रू लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल था, और वो जो मसाइल थे, मेरे को अभी रिलीजन पे बात नहीं करना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रैटेजी थी, एक बुक है द स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्रॉफिट, पढ़ो, गूगल पे मिलता है, नेट पे मिलता है। और एक बुक है तो बहुत अच्छी बुक है, द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिख लो, ये बुक का नाम लिख लो। ये दो बुक पढ़ना बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजीज ऑफ द प्रॉफिट और दूसरा द फिलोसफी ऑफ एजुकेशन बाय द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें पूरा एजुकेशन का फिलोसफी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। वैसे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बताया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि तिजारत। मैंने वापस में दोहरा रहा हूँ कि तिजारत, दुनिया का भी और आखिरत का भी सबसे बड़ा तिजारत आज एजुकेशन है। एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाना ये बहुत बड़ा तिजारत है। मैं तीन ही चीज़ बताता हूँ। जैसे एहसान ने बताया ना, मेरे पास अमर अकबर एंथनी है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ अमर अकबर एंथनी में, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का मीनिंग समझते हैं? हाँ, एजुकेशन इज फॉर एनलाइटनमेंट, और एजुकेशन इज फॉर इटर्नल सक्सेस। इटर्नल सक्सेस समझते हैं? हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन शुड बी फॉर एवरीवन, एजुकेशन शुड बी फॉर एम्प्लॉयमेंट, याद हो गई बात। और एजुकेशन शुड बी फॉर, जो हमारे जाकिर भाई कर रहे हैं ना, उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योरशिप। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप। एजुकेशन शुड बी फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, जो भी एजुकेशन है, इट शुड बी विद एथिक्स। आप ओझा सर को कितने लोगों ने सुना है? ओझा सर को, दिव्या कृति सर को कितने लोगों ने सुना है? हाँ, आप उनका जो भी स्पीच बहुत फेमस है, लोग, खान सर को कितने लोगों ने सुना है? ये जितने भी लोग बात करते हैं ना, आपको अगर आप ध्यान देंगे, शिव खेरा को कितने लोगों ने सुना है? शिव खेरा, शिव खेरा तो मैं यूट्यूब पे अगर कोई मुझे रिकॉर्ड करे तो रिकॉर्ड करो, मैं जो बात कर रहा हूँ पूरा का पूरा शिव खेरा जो ढापता है, कॉपी करता है कुरान और हदीस से, कॉपी करता है पूरा टोटल 12 लाख का पैकेज है, सिंगापुर में लेके जाके कुरान और हदीस सिखाता है। सिर्फ लेबल कुरान और हदीस का नहीं है। अगर किसी को यूपीएससी पढ़ना है, यूपीएससी कितने लोग जानते हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो किसी को अगर यूपीएससी पढ़ना है, उसमें 4 सब्जेक्ट होता है। प्रिलिमिनरी का सीसेट हो गया, उसके बाद जो मेंस में, उसके बाद ज्यादा बात नहीं करता। उसमें एक सब्जेक्ट है एथिक्स। क्या सब्जेक्ट का नाम? मतलब इंडिया में, हिंदुस्तान में किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनना है, उस बंदे को एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है जिसका नाम एथिक्स है। पता नहीं आप लोग को किसी ने बताया कि नहीं, लेकिन 97% कुरान एथिक्स है। 97% जो कुरान एथिक्स पर बात करता है। और एजुकेशन में एथिक्स ही नहीं रहा, एजुकेशन में एथिक्स ही नहीं रहा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हम लोगों ने, हम जो है ना, मेरा जो है ना मकसद है, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा अमर अकबर एंथनी है, मेरा अमर ये है कि हमको कम्युनिटी को आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में लाना। बोलो, जोर से बोलो, सब लोग बोलो एक साथ मेरे साथ। सब खाना खाने के बाद जरा नींद का गलबा रहता तो मैं जरा नीचे आ जाता आप लोगों के। बस बोलो बोलो, मैं क्या बताया? क्या है, मैंने क्या बताया? एजुकेशन। हाँ, आइसोलेशन से किधर आना है आपको? क्या मतलब आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम मतलब क्या? आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम का मतलब क्या? बेटे बेटे आराम से बैठे, एक काम करो, जरा उठो ना, उठो उठो, खड़े जरा हो जाओ, जरा खड़े हो जाओ, अपने आप को जरा स्ट्रेच करो, ऐसा 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 स्ट्रेच करो ना, दोनों हाथ ऊपर नीचे, ऐसा आगे पीछे, नमाज में झुकते दुखो। हाँ, खड़े हो जाओ। अपने मेरे माँ बहनें भी खड़े हो सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खड़े होने से हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। खड़े हो जाओ, थोड़ा स्ट्रेच कर लो, फिर बैठ जाओ।
बैठ जाओ। अभी क्या होगा, अभी जो बोला वो सुनने में आएगा। तो बयान करने वाला बात करता, बाकी आधे लोग सोते रहते। 20 मिनट से ज्यादा किसी को समझ में नहीं आता, याद रखो। बहुत लोग बात करते हैं, मैं एक आदमी का नाम नहीं लूंगा, बहुत देर बात करता, तो फिर उसको माइक दिया तो छोड़ता ही नहीं। तो फिर मेरा नेक्स्ट, मैं स्पीकर था तो मेरे को बात करने के लिए कहा, तो फिर वो नॉर्मली होता है ऐसा कि जो 1 घंटा उसने खा गया, अभी मेरा भी टाइम खा गया, तो आगे कान में बोलता सर 20 मिनट से ज़्यादा नहीं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं 19 मिनट ही लूँगा। कितना? 19 मिनट्स। मैंने टाइम लगा के बात किया, 19 मिनट्स बात किया। और इसकी वजह है कि 19 कुरान में मेंशन्ड है, लिख लो। ये कोई नहीं बताएंगे आपको, और किसी ने इस पर रिसर्च नहीं किया। 30 साल से लोगों ने कुरान पर रिसर्च करना छोड़ दिया। कुरान के अंदर मैथमेटिक्स है। जैसे एहसान भाई बोल रहे थे ना, मेरा 2 घंटे का वीडियो है इसके ऊपर, कुरान एंड मैथमेटिक्स। हज हाउस में मैंने बयान किया था। आप यूट्यूब पे जाओ, अनीस कुट्टी मारो, आपको मिल जाएगा। 2 घंटा मैंने बात किया इस पर, कुरान एंड मैथमेटिक्स। 7 का और 19 का कुरान के अंदर उसका इंपॉर्टेंस है। ये लोगों को, बहुत कम लोगों को पता है, बहुत कम लोगों ने इस पर रिसर्च किया। हम जब हमारे बिरादरान वतन को जब इसके बारे में बात करता है ना, तो कई लोग हिदायत पे आ जाते हैं, वो शौक रह जाता है कि सही में ये मेंशन है क्या। गूगल करते, चेक करते हैं। और हम लोगों ने रिसर्च करना छोड़ दिया, ना हम एजुकेशन में रिसर्च करते हैं, ना हम एंटरप्रेन्योरशिप में रिसर्च कर रहे हैं। और हमारे पास जो काबिलियत है ना, उसको कबूल करवाना है। वापिस से बोलता, मैं क्या बोला, हमारे पास जो, हाँ, उसको कबूल करवाना है। अल्लाह ने सबको काबिल बनाया। आप बोल ही नहीं सकते जो मेरे पास जो इल्म है वो आपके पास नहीं हो सकता, आपके पास जो इल्म है वो मेरे पास नहीं हो सकता। इंग्लिश में R.W. एमर्सन का एक पोएम है, रॉल्फ वॉल्डो एमर्सन का एक पोएम है, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। बोलो, वापिस से बोलो, टैलेंट्स डिफर, ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट। किसने किया? अल्लाह ने किया। अल्लाह ने हर एक को दिया है सलाहियत, अल्लाह ने हर एक को दिया। कोई नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं दिया। हर आदमी अपने अपने हुनर और अपना अपना जो फील्ड में है उसमें माहिर है, उसमें कोई शक नहीं है। मसला क्या है, काबिल तो है लेकिन बोलो कबूल नहीं किया हमने। कबूल करने के लिए सबसे बड़ा चीज है गिवर्स गेन पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी? बोलो, जोर से बोलो। गिवर्स गेन पॉलिसी किसका मालूम? कुरान का है। कुरान ये कहता है कि आपके पास जो इल्म है वो दूसरे को दो, तो आपका इल्म और बढ़ेगा। ये बात याद रखो। मेरे यहाँ टीचर ट्रेनिंग फ्री है। मैं खुद टीचर हूँ, मैं इंस्टीट्यूट चलाता हूँ और मेरा टीचर ट्रेनिंग फ्री है। कोई भी आए, कभी भी आए, कोई चार्जेस नहीं। खाने का चार्जेस देना पड़ेगा, क्योंकि खाना अच्छा हो गया ना तो बिरयानी की तारीफ होती है, दालचा की तारीफ होती है। खाना बुरा हो गया तो फिर वो चपाती जली और भाजी जली उसकी तारीफ होती, और जो हमने दिया उसके ऊपर बात ही नहीं होती। इसलिए क्या करता, खाने का पैसा देना पड़ेगा, रहने का और पढ़ाई फ्री है। 3 दिन आए, 10 दिन आए, 40 दिन आए, 4 महीना आए, साल भर रहे, इतना ट्रेन कर देते हैं कि वो अपना खुद का क्लासेस स्टार्ट कर सकता। जैसा अभी एहसान भाई ने बोला ना, कंपटीशन का जमाना नहीं है, कोलैबोरेशन का जमाना है। क्या कॉम्पीट करेंगे आप, किसके साथ कॉम्पीट करेंगे? आपके पास हुनर होगा। अभी जैसे उन्होंने कहा जलगांव और खानदेश ऐसा इलाका है। कितने लोगों ने पायल तड़वी का नाम सुना? कितने लोगों को पायल तड़वी के बारे में मालूम है? हाँ, पायल तड़वी ये हाँ, अभी उसके बारे में कंट्रोवर्शियल बात करना नहीं चाहता, पॉजिटिव बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं उस इलाके में गया, वहाँ पे एजुकेशन क्या लोगों को पता नहीं। दे बिलोंग टू द एंटी कैटेगरी, नोमैडिक ट्राइब। तो नोमैडिक ट्राइब के बच्चों को, मैं अंडमान में गया, चलो कंट्रोवर्सी नहीं बात करता। आपको मालूम है अंडमान में जब जाने के बाद अगर आपको नीट में कितना मार्क्स मिलना चाहिए कि आपको डॉक्टर बन जाए? हाँ, अगर इंडिया, पूना में रहते हम, हमारे प्रोफेसर साहब गेस्ट है, इनके लिए ताली बजाओ, आए थे मेरे साथ, तो मैं उनको लेके आया। हिस्ट्री के प्रोफेसर है बड़े। आइए सर, आइए। अगर आपको, ये हमारे हिस्ट्री के प्रोफेसर है अंजुम साहब, आपका मैं इम्तियाज अंजुम, एसोसिएट प्रोफेसर इन बिहार। और सर के पास मैं अपनी बेटी को नीट की तैयारी के लिए लेके आया हूँ। 2 दिनों पहले ही मैंने सुना था और मैं वहाँ से चला आया। मैंने सोचा कि चलो जो भी उसका परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह वो बेटर करेगी, डबल नहीं तो कम से कम बेहतर तो करेगी ही। तो वहाँ 150-200 मार्क्स मिल गया ना तो भी अंडमान के बच्चों को नीट में एडमिशन मिल जाता, क्योंकि वहाँ रूल है। जैसा भी अपना कंट्रोवर्सी चल रहा बेलगाम का, बेलगाम के हर बच्चों को महाराष्ट्र के हर कॉलेज में 1% सीट्स रिजर्व्ड है। अब समझे ना? तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को मालूम नहीं है। तो ऐसा जैसे करियर काउंसलर है, वो उनसे आपको राब्ता कायम करना पड़ेगा कि हमको करना क्या है। आज का
मैं बताता हूँ, आज बायोमेडिकल का एग्जाम स्टार्ट हुआ, आज पहली मरतबा है, लोगों को पता नहीं है। सर मुझे पूछ रहे थे नीट में क्या करना है, मतलब नीट नहीं हो तो जिपमर करके एक एग्जाम है, JIPMR, जिपमर का एग्जाम दे दे तो भी मिल जाता है। पूना में हमारे पास एक चीज है जिसका नाम है AFMC, कितने लोगों को पता है उसके बारे में? आर्म फोर्सेस मेडिकल कॉलेज के बारे में पता है? हाँ, जहां आप MBBS पढ़ेंगे तो MBBS पढ़ने का पैसा गवर्नमेंट देता है, पढ़ने का पैसा। MD बनना है तो भी गवर्नमेंट, यूरोप जाना है तो भी गवर्नमेंट, 15 साल के बाद रिटायर करो पेंशन आ जाता है। लेकिन AFMC का फॉर्म भरना भूल जाते हैं। नीट का तो एग्जाम दे देते हैं लेकिन AFMC का फॉर्म भरना भूल जाते हैं, या किसी ने बताया नहीं रहता बच्चों को। 550 से 600 मार्क्स मिला तो फ्री पढ़ाई होती, जैसे AIMS का होता है। और एक एग्जाम के बारे में बताऊं जो MMNF के लिए मेरे तरफ से गिफ्ट है, उस एग्जाम का नाम है MNS। क्या एग्जाम का नाम, कौन बताएंगे MNS क्या? हाँ, वेरी 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 गुड सर, क्या नाम है सर आपका? कारवारी साहब, कैसे पता चला आपको ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस? वेरी गुड सर, खड़ा हो जाओ सर के लिए, सर के लिए ताली बजाओ। अभी मुझे बोलो सर आर्मी में थे करके सर को मालूम है, कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा MNS का फुल फॉर्म? बोलो ऐसा पहली बार हुआ है, बोलो जोर जोर से बोलो, बोलो जोर से बोलो। तो करियर काउंसलिंग में ऐसा पहली बार 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 होता है। ये आर्मी में थे करके इनको मालूम है, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस को नीट के एग्जाम में अगर 200 मार्क्स मिल गया तो ही बस हो गया। आपकी बच्ची नीट में 200 मार्क्स मिला तो क्या बनेगी? नर्स बनेगी। कहां बनेगी? मिलिट्री में। कैसे बनेगी? 1 लाख के ऊपर पगार है उसको, 1 लाख रुपए से ज्यादा पगार है। अच्छा, पूरा शरिया कंप्लाइंट ड्रेस है। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस इज ओनली फॉर गर्ल्स एंड बाय गर्ल्स, वहां बॉयज का कोई सवाल ही नहीं पैदा हो रहा, सिर्फ गर्ल्स के लिए। कितने लोगों को बात मालूम थी है? नहीं मालूम। कोस्ट गार्ड करके एक एग्जाम है, पूरा का पूरा बटालियन कोस्ट गार्ड का, जो सिर्फ लड़कियों के लिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसके ऊपर कैसा है, अभी ये मेरा ब्रांडिंग या मेरा मार्केटिंग के लिए तो नहीं आया, मैंने तो अपना स्टॉल भी लगाया। मुझे कहा गया कि बताओ कि एजुकेशन पे जॉब भी मिलता है और एजुकेशन पे बिजनेस भी होता है। मैंने आपको इसीलिए कहा एजुकेशन सबसे बड़ा बिजनेस है, इससे बड़ा बिजनेस ना दुनिया का ना आखिरत का। हमारे को जो बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा को क्या कहा, जो बात तुम्हारे तक बताई गई किधर पहुंचाओ? अरे बोलो ना, इससे तो बात पहुंचाना जरूरी है। और एक इल्म वाला ऐसा है जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 1000 रकात नमाज पढ़ने से अफसल है कि एक आयत को सीखना। एक आयत को सीखना 1000 रकात नमाज पढ़ने से भी अफसल है। तो बात को समझना और दूसरों तक पहुंचाना बहुत इंपॉर्टेंट। चलो और एक हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल बोला, 1400 साल पहले बोला, क्या बोले? अगर इल्म सीखना तो कहां जाए? चाइना जाए। अब चाइना में कौन था? वहां कोई था? चलो कोई कुरान और हदीस पढ़ने जा रहे। 2036 में जो बच्चा पैदा होगा ना, 2036 में, उस बच्चे के लिए उन्होंने ऑलरेडी घर बनाया। चाइना का ये आज का पोजीशन चाइना का। कौन से साल में बच्चा पैदा होगा? आपको मालूम है ना, 4-5 साल पहले स्टील का भाव बहुत कम था, मेरे हिसाब से 35 रुपए से भी कम था। आज क्या रेट है उसका? आज बढ़ गया, जो भी बढ़ गया। उस टाइम पे उन्होंने दिमाग लगाया 2036 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए उन्होंने घर बना के रखा। इतना उन लोगों का प्लानिंग है और उतना उन लोग आगे है। तो हमने सोचना भी छोड़ दिया, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे यहाँ रिसर्च, हमारे यहाँ थिंक टैंक, प्रैग्मेटिक थिंक टैंक, प्रैक्टिकल सोचने वाले लोग नहीं है। और हमारे यहाँ हम उन थिंक टैंक को हम भाव नहीं देते। अच्छा, हमारे यहाँ दूसरा एक प्रॉब्लम है, कोई चीज़ करने जाता है तो उसकी टांग खींचते हैं। मेरा ये सबसे बड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कोई काम करता है, आपको देखो कोई दूध से धुला कोई नहीं मिलेगा, हर आदमी में इम्परफेक्शन है। अगर आप मेरा भी गुरु देखिएगा तो कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट सिर्फ किसके साथ है? अल्लाह के साथ है। तुर्की में जो ये बनता है ना, कारपेट बनता है, वो कारपेट में वो जानबूझ के एक लास्ट में गलती करता है उसके जो डिजाइनिंग में, क्यों? परफेक्ट तो सिर्फ अल्लाह की जात हो सकती है। लेकिन अगर कोई काम करता है ना तो उसको सपोर्ट करना। क्या करना? सपोर्ट करना। जैसा भी है, जान से सपोर्ट करो, आप माल से सपोर्ट करो, आप वक्त से सपोर्ट करो, आपके सलाहियत से सपोर्ट करो, आपके जबान से सपोर्ट करो, आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपकी फिक्र, आपकी कुड़न, ये सब लगाना, ये भी बिजनेस है। कमा रहा सामने वाला, लेकिन मेरा क्या सोच है, मैं क्या सोच रहा हूं कि उन्हें वो कमाना चाहिए, वो आगे जाना चाहिए। अगर आपने वो नियत भी रखा ना, बुखारी शरीफ की पहली हदीस है क्या, इन्नमल आमाल, आदमी आगे जाएगा। आप दूसरे का भला चाहेंगे ना तो अल्लाह किसका भला चाहेगा? इसको गिवर्स गेन पॉलिसी बोलते हैं। ये गिवर्स गेन पॉलिसी किसने ढापा है मालूम? आइवन माइसनर ने। कौन है आइवन माइसनर? हमारे जावेद भाई बताएगा। जावेद भाई जरा BNI के बारे में बताओ।
हमारे जावेद भाई के बारे में जरा ताली बजाओ। जावेद भाई BNI के बारे में बताओ। BNI का वो फाउंडर है, आज 37 साल से वो सक्सेस है, करोड़ों रुपए का लोग बिजनेस कर रहे हैं। वहाँ आप बिजनेस के लिए जाओगे ना तो ये हिसाब से नहीं जाने का मैं बिजनेस लेने जा रहा हूँ, मैं देने जा रहा हूँ। आप दोगे तो मिलेगा। आपके घर में से अगर बाजू के घर में अगर गोश्त की वाटी भर के गई तो आते टाइम खाली नहीं आती, भर के जाएंगे कि नहीं। तो बिजनेस वैसा है उनका प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है और इंटरनेशनल लेवल पे ये बिजनेस चलता है। आप यहाँ बैठ के सिंगापुर वाला, हांगकांग वाला, बेंगलोर वाला उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं जब आप BNI के मेंबर होते हो। तो माशाल्लाह मुझे तो 90% बिजनेस BNI से बचला। बताओ ना जरा जावेद भाई, पहले इंट्रोड्यूस। मैं खुद GST कंसल्टेंट हूँ। मेरा पहले 25 साल का प्रैक्टिस है। सेंट्रल एक्साइज सर्विटेक्स में करता था, अभी GST करता हूँ क्योंकि वो लॉ तो बंद हो गया। लेकिन GST में कैसी भी केस रहते मैं इंशाल्लाह उसमें निकालता बाहर लोगों। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब तरफ के जजमेंट से लोगों को लाखों रुपए, करोड़ रुपए का माशाल्लाह अपनी तरफ से फ़ायदा हुआ है। पहला आपका फ़ायदा सोचते, जैसे आप सामने वाले का अच्छा सोचो तो अपने को उसकी फ़ी भी मिल जाती है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, जो भी कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करो। अगर आप नहीं फॉलो करेंगे तो आपको तकलीफ होगा। आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना, कितने लोगों को BNI के बारे में पता चला या पहले से BNI मालूम था? जरा हाथ ऊपर करो। BNI मालूम था, वेरी गुड। लेडीज में बहुत सारे लोग हैं जो BNI मालूम है। आपको भी मालूम है इनामदार साहब। कोशिश करो कि BNI का मेंबर बने, कोशिश करो। BNI गूगल करो। पूना में 200 से ज़्यादा 5 स्टार होटल में सुबह फजर के बाद अर्ली मॉर्निंग मीटिंग्स होते हैं। सुबह 7 बजे, मतलब 7 बजे नेटवर्किंग चालू होता है। अब फजर की नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप मीटिंग में पहुंच ही नहीं सकते। तो सबसे पहला तो वही है ना कि सूरज निकलने के बाद आदमी सोते रहेगा तो फिर कहाँ से उसको बरकत आएगी। तो ये जरूरी है, सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मीटिंग रहता है, ब्रेकफास्ट का पैसा देना और मीटिंग करना, और मीटिंग में बहुत सारा फायदा होगा आपको। मैं BNI का मेंबर करीबन 5 साल से हूँ। तो मैं दुबई भी मेरा क्लास है। तो मैं दुबई में जब गया था तो मेरे को एक BNI मेंबर के रेफरेंस से दुबई में क्लास चालू करना है तो KHDA का अप्रूवल लगता है। KHDA वहाँ का बॉडी है, विदाउट देयर अप्रूवल यू कैन नॉट स्टार्ट अ क्लास। तो मेरे से बात हुई तो मैंने 4 चीज़ें उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा और मैंने चारों चीज़ जो बताया, जो आप लोगों को बता रहा हूँ उस पर मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूँ। एक है नवोदय, जो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे मैं यही बात करता हूँ, दूसरा कोई बात नहीं करता। कितने लोगों को नवोदय के बारे में मालूम है? नवोदय विद्यालय, नवोदय विद्यालय कितने लोगों को मालूम है? जरा हाथ ऊपर करो पूरा। हाँ, क्या मालूम है? कौन बताएगा नवोदय विद्यालय के बारे में? क्या मालूम है? हजरत आप बताइए। माइक पे बताओ ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की रेसिडेंशियल स्कूल है जो मेरिट बेसिस के ऊपर मतलब सिलेक्शन होता है, रहने खाने पीने का से कम खर्च में वहाँ होता है, बिल्कुल नॉमिनल रहते चार्जेस। लेकिन अपने लोग मतलब बच्चों को बाहर भेजना पसंद नहीं करते तो वहाँ पर अपने लोगों का प्रमाण कम है। अभी सोशल मीडिया में फ़िलहाल शुरू किए हैं, लेकिन कैसा है कि वो सिर्फ सोशल मीडिया पढ़कर भूलने की चीज़ है। जब तक जैसा अब इनके जो है दिल से जो आहन निकलती है, असर रखती है, ये जो बोलते हैं इनका जो असर हो तो ये सुनने वालों पर असर होगा। ऐसी बातें माउथ टू माउथ अगर ज़्यादा फैले तो शायद उसका ज़्यादा असर होगा। आपका नाम सर आप इंट्रोड्यूस करो ना, पहले अपना तारुफ करो, आप क्या करते हैं, आपका क्या बिजनेस है? डॉक्टर काजी रफ़ीक राही, रिटायर्ड डिप्टी रजिस्ट्रार। और मैं जैसे भी है मतलब यानी द स्टडी ऑफ इस्लामिक इकोनॉमी विद रेफरेंस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट में मेरा PhD है। मैं मतलब यानी सोशल वर्क में समझो मीडिया के ऊपर यानी कोशिश करता हूँ और जितना भी है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट पे नज़र रख के, और मैं जितना भी है अपने तौर पर अपनी पोटेंशियल्स मतलब लगाने की कोशिश करता हूँ कि अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कहीं ना कहीं फ़ायदा किसी को हो। बस ये एक सोच है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। जो उन्होंने बात की इकोनॉमिक्स पे, उस पर मैं आपको एक बात बताता हूँ जो आपको किसी को नहीं पता। कितने लोगों ने बिट्स पिलानी सुना है? क्या बात है, कौन बताएगा बिट्स पिलाने के बारे में? इधर ये सर बताएंगे बिट्स पिलाने के। बहुत अच्छा ऑडियंस है सर। जाकिर भाई कहाँ से पकड़ के लाए? राजस्थान के अंदर में वो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की कॉलेज है और काफ़ी अच्छे वहाँ पर रिजल्ट्स आते हैं। काफ़ी दूर दूर से बच्चे वहाँ एडमिशन्स लेते हैं और कुछ बन के निकलते हैं। आपका तारुफ करो ना। मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है, मैं नागपुर से आया हूँ और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूँ। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया। तो इन्होंने एक बिट्स पिलाने के बारे में बताया। कितने बिट्स पिलानी है और कौन बताएगा कितने बिट्स पिलानी है? चलो मैं बताता हूँ, टाइम कम है। जाकिर भाई देख रहे हैं मेरे पास। 4 है, बताओ 4 कौन? आपका नाम भी बताओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद तनवीर मिनी फूड्स कंपनी का ओनर हूँ। बिट्स पिलानी एक पिलानी के अंदर है, एक हैदराबाद में है, एक रायपुर में है और एक आई थिंक दुबई में है। ये गलत
हैदराबाद हो गया सर, एक गोवा में है, किधर है? जरा जोर से सब लोग बोलो, बिट्स पिलानी किधर किधर है जरा बताओ। गोवा में एक है, और हैदराबाद में है, और पिलानी राजस्थान में, और चौथा दुबई में। अभी देखो कम्युनिटी ऑडियंस है, अगर आपका बच्चा बिट्स पिलानी का एग्जाम देता है 12th के बाद, पहली बात तो बहुत सारे लोगों को बिट्स पिलानी मालूम नहीं है। कितने लोगों को पहली बार मालूम पड़ा? जरा हाथ ऊपर करो। देखो मेरा बताने का मकसद क्या है, मैं ये नहीं बता रहा कि मैं बहुत भारी और आप लोग कम, मेरा ये बोलने का मकसद क्या है, करियर काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एहसान भाई जैसे जो लोग हैं ना, उनको बुला के हर उर्दू स्कूल में, हर मस्जिद में, ये मेरा रिकॉर्डिंग करो, हर मस्जिद में 1 महीने का इत्तिकाफ कराओ 10th और 12th के बच्चों को, हर मस्जिद में, हर मोहल्ले के मस्जिद में, और किसी करियर गाइडेंस वाले को बुलाओ, किसी मोटिवेटर को बुलाओ, किसी मेरे जैसे लोग हैं जो मेंटर है उनको बुलाओ, और उनका क्लास रखो 5 वक्त के बीच में भी, बहुत जरूरी है, हर मस्जिद में होना चाहिए। अगर आप ये नहीं करेंगे ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया बहुत रैपिड स्पीड में इंडिया डेवलप कर रहा है, कम्युनिटी बहुत पीछे जा रहा है, कम्युनिटी को पता ही नहीं करना क्या है। देखो मैं कम्युनिटी कार्ड खेल रहा हूं, बिट्स पिलानी का हैदराबाद कैंपस के सामने IIT है, वो IIT से भारी है बिट्स पिलानी का हैदराबाद। गोवा का IIT कैंपस और गोवा का बिट्स पिलानी का कैंपस, गोवा के IIT कैंपस से भारी है बिट्स पिलानी का कैंपस। आपको एडमिशन नहीं मिलने वाला है, 4000 का तो फॉर्म है, जब फॉर्म भरने बोले तो अपने आधे बच्चे तो फॉर्म ही नहीं भरते, बिरयानी खाएंगे, दालचा खिलाएंगे, किसी गरीब बच्चे का फॉर्म नहीं भरेंगे। ये बात को समझो, जो 4000 वो तो फॉर्म ही नहीं भरेगा। पिलानी में मिलना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि JEE का जो कट ऑफ है उससे भी बड़ा कट ऑफ है। लेकिन बिट्स पिलानी दुबई कम्युनिटी के लिए क्यों अच्छा है? अगर उसका रिश्तेदार है, चाहे वो होटल में वेटर क्यों ना हो, उसका कॉस्ट इफेक्टिव क्यों होता, उसका खाने पीने रहने का खर्चा अगर किसी FMNF को बोल दो, कोई डोनर मिल जाएगा, कोई स्पॉन्सर मिल जाएगा। जैसे हमारे जाकिर भाई शिकिलकर है, तो शिकिलकर वाले के पास मैं सबको जानता हूं, कोई तंबुली है तो मैं किसी तंबुली को खड़ा करता हूं, वो स्पॉन्सर मिल गया तो उसका ट्यूशन फी बहुत कम है। आइडिया क्या है, फर्स्ट ईयर में उसका फजर के बाद चालू होता है, जोहर तक कॉलेज खत्म होता है, दोपहर को उसको शाम को किधर भी जाके काम कर सकता हूं। सैंडविच प्रोग्राम में 4 साल में डिग्री मिले तो वहीं दुबई में उसको जॉब मिल जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? कम मार्क्स वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जिनको मार्क्स कम मिलता है JEE में, उनके लिए मैं आपको पलवाट बताया। मराठी समझता ना? हाँ, तो ऐसा हर चीज को पलवाट है। वो पलवाट समझने के लिए उसके एक्सपर्ट लोगों के पास आपके पास जाना पड़ेगा हर चीज में। जैसे उन्होंने बोला ना GST, फोन पे लगे तो अभी बिजनेस आ रहा हूं जावेद भाई को, क्योंकि GST का माहिर आदमी है, तो उनको जो आदमी जिस लाइन का माहिर है उसको जाके पूछना पड़ेगा। हम जाते ही नहीं है, हम पूछते ही नहीं है। तो वो, और जो इंटरनेट पे आपको फ्री मिलता है ना, याद रखो ये बात, फ्री आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन मिलेगा जो सबको मालूम है। मैं मेरा बिजनेस बताता हूं, मैं आपको वही फ्री बताऊंगा जो फ्री 10 दिन का क्लास है, वो हम लोग, हमारे को डाटा मिलने के लिए हम फ्री रखते हैं, उसमें हम थोड़ी ऐसी चीजें बताएंगे जो सबको मालूम पड़े विदाउट फीस, वो तो हो ही नहीं सकता। तो अगर आपको स्पेसिफिक जो है ना वो कभी भी टेरिफिक रहता है। बोलो मेरे साथ, क्या बताया? जोर से बोलो, स्पेसिफिक इज टेरिफिक, जोर से बोलो, बहुत जरूरी है। ये अल्लाह ने कुरान में बताया, फजर की नमाज 6:30 बजे खत्म होती, अब 7 बजे 4 रकात 8 रकात 12 रकात पढ़ के फायदा है क्या? अरे बोलो ना, फायदा है क्या? क्या टाइम है उसका? सूरज सनसेट कब होता है? जरा बताओ, सनसेट कब होता है? हाँ नहीं, सनराइज कब होता है? 6:50 6:40 जो भी टाइम है, उसके बाद आपने 25 रकात नमाज पढ़ लिया, कोई फायदा का क्या? कोई मतलब नहीं। कुरान और हदीस बोलते स्पेसिफिक टेरिफिक है। रमजान का रोजा है, रखना पड़ेगा। रमजान नहीं बोला, मैं रमजान में नहीं रुकूंगा, अभी मैं शव्वाल के रोजे रखेंगे, चलेगा क्या? और रमजान के बराबर कर सकता क्या? नहीं। हर चीज में अल्लाह ने हर चीज को स्पेसिफिक बताया, तो स्पेसिफिक रहेगा तो टेरिफिक रहेगा। हर चीज को नहीं करते रहना, जिस चीज में आप माहिर है ना उसी पर आप रिसर्च करेगा तो उस पर आप आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नवोदय के बारे में बता रहा था, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है नवोदय, ये हर डिस्ट्रिक्ट में है। कितने लोगों को ये बात मालूम है कि नवोदय उर्दू में होता? सच्ची बोलने का, नवोदय का एग्जाम उर्दू में होता, ये बात कितने लोगों को मालूम है? एक आदमी, दो, एक हमारी सिस्टर को मालूम है और 3 लोगों को मालूम है। तो ये लोगों को बताओ, नवोदय का एग्जाम मराठी में भी होता है, 20 लैंग्वेज में होता है। एक बच्चे को अगर तुम नवोदय में डालेंगे, हर डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय है। पूना डिस्ट्रिक्ट का नवोदय किधर है बताओ? पूना डिस्ट्रिक्ट का नवोदय किधर है? मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं। नहीं नहीं नहीं, पूना डिस्ट्रिक्ट का नवोदय शिक्रापुर के पास एक पिंपले जगताप करके गांव है, वहां पे उस गांव के बाजू में एक वाबलेवाड़ी, गूगल करो वाबलेवाड़ी, आपको बता रहा ना, गूगल करो कभी, ये इंटरनेशनल स्कूल है।
जिला परिषद के प्राइमरी स्कूल टीचर लोगों ने उसको वो लेवल तक लगाया। वाबलेवाड़ी इज अ ग्रीन जीरो कार्बन डेफिशिएंट स्कूल, इतना जबरदस्त स्कूल है, आप लोगों ने किसी ने देखा नहीं, जाके देखो। वहां का प्रिंसिपल आज भी बगैर चप्पल का घूमता। वो उधर पिंपले धुमाल करके गांव है, महाराष्ट्र का 5th और 8th के स्कॉलरशिप में वहां के प्राइमरी स्कूल टीचर ने 30 बच्चों को पास कराया। गांव वालों ने उनको मारुति स्विफ्ट गिफ्ट किया। ये एजुकेशन चल रहा है और हमारे लोगों को पता भी नहीं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। वहां के गांव, एक गांव छोटा सा गांव है पिंपले धुमाल, हस्बैंड वाइफ टीचर है, मारुति स्विफ्ट नया, सेकंड हैंड नहीं, गांव वालों ने पैसे जमा करके क्राउड फंडिंग करके उनको ले गया। क्यों? उस गांव के 30 बच्चे महाराष्ट्र का 5th और 8th का स्कॉलरशिप पास किया। 5th और 8th में स्कॉलरशिप होता है कितने लोगों को मालूम है? वेरी गुड, टीचर से तो मालूम होना चाहिए। अभी देवेंद्र फडणवीस ने अनाउंस किया ना 5,000 रुपए देंगे, पहले 500 रुपए देते थे, अभी 5,000 रुपए रहा। बात उसका नहीं है। रामबाबू मोजे करके एक आदमी हमारे एमएलए, एक्स एमएलए, वो अगर कोई टीचर स्कॉलरशिप एग्जाम क्लियर करता है तो उस टीचर को सोने की घड़ी देता है, टीचर को। उसके लिए उसके स्कूल बहुत चल रहे, पॉलिटिक्स में नहीं अभी वो, लेकिन अच्छे से चल रहा है क्योंकि टीचर को भाव है। वो टीचर कैसे बच्चा पास हो रहा है तो उसको सोने की घड़ी। अभी वो सोने की घड़ी देने से ज्यादा उसकी इज्जत अफजाई इंपॉर्टेंट है, उसको जुलूस निकलता है पूरे स्कूल में। तो ये सब चीजें हमको करना पड़ेगा, टीचर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। फिनलैंड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनलैंड क्यों है? स्कैंडिनेवियन कंट्री, क्योंकि वहां टीचर्स को ज्यादा भाव है। हमारे यहाँ सबसे, इमाम साहब को सबसे कम पगार और टीचर को भी सबसे कम पगार, हालांकि उल्टा होना चाहिए। बात समझ में? तो मकातिब में, मदरसे में, दरगाह में, मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, मैं सब जगह बोलता कि आप नवोदय का कोचिंग स्टार्ट करो बच्चों के लिए, आपके मोहल्ले के बच्चों को, सारे मोहल्ले के बच्चे इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन कास्ट जमा करो और उसको नवोदय का तालीम दो। नवोदय आपको एक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, पेन की जरूरत पड़ेगी, नोट्स हम देंगे, टीचर ट्रेनिंग हम फ्री करेंगे। हर मस्जिद में होना चाहिए, हर मंदिर गिरजाघर में भी होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम है सैनिक स्कूल। कितने लोगों को सैनिक स्कूल मालूम है? हाँ, महाराष्ट्र का सैनिक स्कूल किधर है? नहीं, फुलगांव का जो सैनिक स्कूल है ना वो प्राइवेट है, शिवसेना गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट को एक दिया था। दीपक पायगोडे का स्कूल है वो, उसका एकेडमिक्स मैं ही संभालता हूँ, मेरे पास ही कॉन्ट्रैक्ट है उसका, मैं अभी उधर इंडिया का कोचिंग कराता हूँ। हमारा गवर्नमेंट जो सैनिक स्कूल है ना वो किधर है? सातारा में। और एक जगह चालू हो गया, चंद्रापुर में हो गया, उसका एग्जाम होता है सैनिक स्कूल का। ये सैनिक स्कूल का एग्जाम 6th में होता है, 9th में होता है, 11th में होता है। हमारे सारे बच्चों को ये सैनिक स्कूल के एग्जाम का कोचिंग दिलवाओ। जाना जरूरी नहीं, हिंदुस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं बना कि जाना चाहिए, एग्जाम देना जरूरी है। ये ऐसा एग्जाम है जहां पे 5वीं के बच्चों को इंटेलिजेंस पढ़ाते हैं। कैम्ब्रिज, आईसीएसई, सीबीएसई में भी कोई बच्चे को इंटेलिजेंस नहीं पढ़ाता। हम एप्टीट्यूड, लॉजिक कब पढ़ते हैं? जब हमारा ग्रेजुएशन होता ना, हमको नौकरी नहीं मिलती ना, तो आर.एस. अग्रवाल का बुक खरीदते और उसमें से पढ़ना चालू करते। अरे हाँ या ना? सैनिक स्कूल में 5वीं 6वीं में आपको एप्टीट्यूड पढ़ाते हैं, इंडियन गवर्नमेंट का एग्जाम है, सब लोग करेंगे। उससे अच्छा और एक एग्जाम है जो इंडिया में 5 है, आरएमएस, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। ये 5 है हिंदुस्तान में। किधर किधर लोकेशन बता था, आगे मैं नहीं बोलता, आप समझ जाएंगे। किसी को पता है आरएमएस? कितने लोगों को आरएमएस पता है? वो मौलाना मुबशिर को मालूम। और किसी को आरएमएस किधर पता है? वो हमारा जो आदमी है। देहरादून में आरएमसी है, सदफ मैम को मालूम है, वो हमारी से है। दूसरे किसी को मालूम है क्या? आरएमएस पहला लोकेशन, ध्यान से सुनो, आगे नहीं बोलता, रिकॉर्ड हो रहा है। और अजमेर, एक भी बच्चा कम्युनिटी का नहीं है। आरएमएस का एक सेंटर किधर है? अजमेर, एक भी बच्चा कम्युनिटी का नहीं है। दूसरा बैंगलोर, एक भी नहीं है। तीसरा बेलगाम, बेलगाम में तो खुद गया मैं, चारों तरफ फ्रूट्स बेचने वाले, बटाटा बेचने वाले, होटल वाले, सब वो अपने लोग, लेकिन अंदर एक भी बच्चा नहीं, मालूम ही नहीं है। एक शिमला में है और एक धौलपुर में है, राजस्थान में। तो ये भी लोगों को पता होना चाहिए। पहला वापिस से बताओ, बात खत्म करता हूं। पहला किसके बारे में बताया मैंने? नवोदय। दूसरा कौन सा स्कूल के बारे में बताया मैंने? सैनिक स्कूल। तीसरा आरएमएस, जो इंडिया में 5 है, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल। और हमारे प्रोफेसर साहब ने जो बताया ना, देहरादून में एक स्कूल है जिसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। क्या बोलते उसको? राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। ये देहरादून में है। देहरादून के सराउंडिंग मैप देख लो आप, देवबंद है, सहारनपुर है, सब है। लेकिन वहां का एक मुस्लिम प्रिंसिपल था, उसको भी पता नहीं कि आरएमसी क्या होता है। वो इंडिया के 7 ब्रिगेडियर स्कूल से निकले, 7। एक स्टेट से एक बच्चा जाता है, एक स्टेट से
एक बच्चा जाता है। दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम आरएमसी है। चाइना क्लेम करता है कि गावका है, और गावका का ज्यादा भाव नहीं क्योंकि सब चाइनीज लैंग्वेज में है। अब इंटरनेट में भी सर्च करने जाएगा तो कुछ नहीं मिलेगा। मैंने चैट जीपीटी भी इस्तेमाल किया। अच्छा भाई, तो कितने लोगों को चैट जीपीटी मालूम है? वेरी गुड। नहीं मालूम रहेगा ना तो डूब मरो। तो वो चैट जीपीटी पे ट्रैक कर रहा है, तो वो उसको मैं उसमें भी मेरे को गावका के बारे ज्यादा नहीं मिला। वो चाइना में, पूरे चाइना में एग्जाम होता है। वो 6th स्टैंडर्ड में एग्जाम लेते, और वो डिसाइड होता है चाइना में कि बच्चा आगे क्या पढ़ेगा। जिम्नास्ट बना तो जिम्नास्ट, स्पोर्ट्स में जाना तो स्पोर्ट्स में, वो तभी डिसाइड होता। पूरा चाइना बंद रहता, माँ बाप छुट्टी लेके 1 महीना बच्चों के साथ बैठते हैं। उससे टफ एग्जाम है कौन सा? आरएमसी। दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे टफेस्ट एग्जाम। 6th स्टैंडर्ड का बच्चा 8th में जाता, एक स्टेट से एक बच्चा लेता। इंडियन गवर्नमेंट एक स्टेट से एक बच्चा लेता। कितने लोगों को एग्जाम के बारे में मालूम है? किसी को नहीं मालूम। साल में 2 बार होता है, साल में 2 बार होता है। इसके बारे में जानकारी रहेगा तो, और अनीस क्लास के लोग आए, उनसे मिलो, आप जानकारी देंगे। टाइम काफी हो गया। ये चारों एग्जाम के बारे में मुझे बताना था। ये चारों एग्जाम, ये फनल है। फनल समझते क्या? अरे फनल समझते क्या? नरसाला। हम स्टोव के अंदर अगर हमको राकेल भरना तो, हाँ फिनल, वो फनल है। मैं केरला से हूँ तो थोड़ा मेरा लैंग्वेज प्रॉब्लम है। तो वो चारों जाता किधर? ये हर बच्चे को एनडीए का एग्जाम देना पड़ता। कौन सा एग्जाम देना पड़ता? अच्छा, और एक एग्जाम, अपन महाराष्ट्र के, तो 10th के बाद एग्जाम है। कितने बच्चे, कितने के माँ बाप 10th में? अभी बच्चे 10th में, तो लास्ट डेट कब है सदफ मैम? एसपीआई का, हाँ कल है, 12 या 13 तारीख लास्ट डेट है। एसपीआई औरंगाबाद में है। वो 10वीं के बच्चों का 450 का फॉर्म है, बच्चों को भरवाओ। आप जिस मस्जिद में हैं, जिस इलाके मोहल्ले में, उसको जाकिर भाई आप भी उसको जरा फॉरवर्ड करो। एसपीआई करके एग्जाम है, मार्च 12 तारीख शायद उसका लास्ट डेट है, 12-13 तारीख। वो 450 रुपये का फॉर्म मांगता। डोमिसाइल चाहिए, आप महाराष्ट्र के रहना चाहिए। तो महाराष्ट्र डोमिसाइल बच्चों को, अभी महाराष्ट्र ने और एक चीज किया, बिदर, बेलगाम और कारवार के बच्चों को भी दे रहे। तो आप समझ गए ना मैं क्या बोल रहा। तो उन बच्चों को एग्जाम देना पड़ता। 10,000 से ज्यादा बच्चे एग्जाम देते, 320 बच्चे सेलेक्ट होते, 60 बच्चों को लेते हैं वो। और वो इंशाल्लाह वो 60 के 60 बच्चे एनडीए के एग्जाम क्लियर कर दे, क्योंकि एसपीआई उसके लिए है। उसकी जो अभी आज हेड है, उसका नाम सईदा फिरासत है, वो भी मेजर है, लेडी और मेजर है, उसको जाके मिल सकते हैं अब औरंगाबाद में। इस गवर्नमेंट ने गर्ल्स के लिए भी स्टार्ट किया, और वो गर्ल्स का है नासिक में। तो गर्ल्स भी उसका फॉर्म भर सकते हैं। 10th स्टैंडर्ड में होना चाहिए, एज लिमिट है। सदफ मैम को पूछा तो बात कर सकते हैं। ये सारे एग्जाम देके बच्चा, हमारे पूना में एक खड़कवासला में, जिसका नाम क्या है? एनडीए। ये यूपीएससी एक ही एग्जाम कंडक्ट करती है जो 12वीं का है। यूपीएससी 12, बाकी सब एग्जाम कंडक्ट करती है जो ग्रेजुएशन के बाद है। 12वीं के बाद बच्चे को 19 साल तक चांस मिलता है। 8 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, 8,000 बच्चे रिटर्न एग्जाम क्लियर करते हैं। 8,000 में से 5 दिन के इंटरव्यू के बाद 800 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। फिजिकल फिटनेस के बाद 400। अल्हम्दुलिल्लाह ये 400 में से 7 से 8 बच्चे मेरे क्लासेस के होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उसमें लोगों को कम्युनिटी के नाम नहीं दिखता। इसके लिए मैं खुद आया, नहीं तो मैं नहीं आता था। बोलते कम्युनिटी के बच्चे आते ही नहीं, क्यों नहीं आते पता नहीं। उसका अवेयरनेस स्प्रेड करो, बहुत जरूरी है। क्योंकि 2% ही हमारा अभी रिप्रेजेंटेशन है। इंडिपेंडेंस के टाइम 46% था। हर बटालियन में, जैसे TB2 है, TB1 है। अभी यहाँ विक्ट्री थिएटर मालूम है आपको? अरे विक्ट्री थिएटर कितने लोगों को मालूम है? विक्ट्री थिएटर के पैरल में हम लोग पहले गश्त करते थे। वहां एक मस्जिद थी, वो बंद कर दिया क्योंकि उसको बैरक बना दिया। हमारा रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन बढ़े। और मैं बताया ना आपको, बात इस पर खत्म करता हूं कि पहला क्या बताया मैंने, अमर, आइसोलेशन से कहां लाना है? जोर से बोलो, आइसोलेशन से मेन स्ट्रीम में। दूसरा, एग्जिस्टेंस से एक्सेलेंस पे लाना। क्या बोला? वापिस से बोलो। हम लोग एग्जिस्ट हो रहे, तीनों टाइम बिरयानी खा रहे, दालचा खा रहे, सब खा रहे। एग्जिस्टेंस से किधर आना चाहिए? एक्सेलेंस पे आना चाहिए। और तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि 20% माइनॉरिटी 80% मेजोरिटी के लिए क्या करके दिखा सकते हैं, दिखाना चाहिए। बात समझ में? अजमल कसब आया था इंडिया में, कब आया था मालूम? 26/11 में आया था ना। उस वक्त एक संदीप उन्नीकृष्णन, में केरला से, एक बच्चा हमारा शहीद हुआ था, संदीप उन्नीकृष्णन। मैं चाहता कि वो संदीप उन्नीकृष्णन के जगह पे कोई अब्दुल्ला शहीद हो जाए, तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। पूरा जो एंटी जो सेगमेंट है ना, वो पूरा खत्म हो जाएगा। रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तुम जिस देश के लिए रहते हो उस पर शहीद होने में किसी भी मुफ्ती से पूछ लो, फतवा लो, बात कर लो, उसको भी शहीद का दर्जा है। और शहीद का दर्जा क्या है? खून का कतरा जमीन पर गिरने से पहले मगफिरत है। रेशमी रुमाल तहरीक की वजह से हिंदुस्तान को आजादी मिली है। हम बोलते हैं ठीक है, अभी का जनरेशन क्या कर रहा? टिकटॉक पे वीडियो बना रहा। तो अभी का जनरेशन भी आगे बढ़ना चाहिए। अग्निवीर और अग्निपथ मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा है।
ये बात याद रखो, लोगों को मालूम नहीं करके 200 करोड़ का प्रॉपर्टी जला है। देखो मैं बात खत्म करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस बात कर रहा हूं मैं। अग्निवीर और अग्निपथ क्या है, जोर से बोलो, कितने लोगों ने अग्निवीर और अग्निपथ सुना? अमिताभ बच्चन का पिक्चर की बात नहीं कर रहा मैं। अग्निवीर और अग्निपथ ये गवर्नमेंट का स्कीम है जो 5 साल लेता है। 12वीं हो गया, मेरे अपने एक बच्चे का 12वीं हो गया, वो तो फिट है खाना पीने में, उसको पहले फिजिकल होता है, फिजिकल होने का उसको एक एग्जाम देना पड़ता है, एग्जाम में पास हो गया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको 5 साल की नौकरी देता है। 12वीं के बाद 5 साल, हर महीना 12,000 रुपये देता है उसको। अरे हर महीना 30,000 रुपये देता है। कितना? 30,000। और 30,000 देने के बाद 3 साल में 100% वो आर्मी नेवी एयरफोर्स में जाएगा ना, वो खुद इग्नो का डिग्री मिलता है उसको। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का बैचलर का डिग्री मिलता है तीसरे साल। चौथे साल खुद पढ़ेगा वो। एसीसी करके एग्जाम है, आर्मी कैडेट कॉर्प्स, जैसे अभी अपने पीएसआई हो गया, एग्जाम देके वो ऐसा होता कि नहीं? अरे पुलिस कांस्टेबल भी कमिश्नर बन सकता ना, वैसे एक बार आर्मी में घुसने के बाद आगे बढ़ सकता हूं, ओटी का एग्जाम दे सकता। मेरे को लगता था 42 साल तक दे सकता। कितने साल तक? 42 साल। टेरिटोरियल आर्मी, MS धोनी भी बना। अभी अपनी एक टीम गई तुर्की में, कितने लोगों ने देखा? अरे तुर्की में गई ना, NDRF का टीम गया। 35 साल के बाद मैं इस लाइन में हूं, मुझे मालूम पड़ा, एहसान भाई बोल रहे थे 35 साल से, मेरे को बहुत मालूम है। 35 साल के बाद मुझे मालूम पड़ा कि 52 साल तक जा सकते हैं, क्योंकि NDRF का एंट्री 52 साल तक है। तब तक मुझे लगा कि तुर्की में अर्थक्वेक होने से पहले 42 तक था। 52 ईयर्स तक यू कैन वर्क फॉर द इंडियन गवर्नमेंट। चौथे साल, 5वें साल डिग्री हो गया, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, बाहर आया, नहीं लिया, नेगेटिव सोचते हम। 5 साल के बाद 25% जो एब्जॉर्ब करते हैं हमको बाहर भेज दिया। अरे आपको 12 लाख रुपए दे रहे ना, हज करके आ जाओ। रिस्क का मालिक कौन है? रोजी का मालिक कौन है? 5 साल को तुमको अगर मिल गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तुमने आर्मी नेवी एयरफोर्स में काम किया, तो तुमको कोई भी जॉब देगा। अरे देगा कि नहीं देगा? तो कितने लोग इसको बात को चलाएंगे? चलो जज़ाकल्लाह।